गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वॉर ऑफ एनडीए। ठीक है। तो ये 4v4 सीरीज की सेकंड वीडियो आ गई भाई आज। तो चलो जल्दी स्टार्ट ही करते हैं। तो भाई जिसे 4v4 का नहीं पता उसे मैं बता देता हूँ 4v4 है क्या। ठीक है। 4v4 का मतलब है 4 चैप्टर, 4 वीक और 4 ही वीडियो। यानी मैथ के 4 चैप्टर कराए जाएंगे, 4 हफ्तों में कराए जाएंगे और 4 ही वीडियो आएंगी, 4 चैप्टर की 4 वीडियो। ठीक है। और तुम्हें एक एक हफ्ता दिया जाएगा उस चैप्टर पे काम करने के लिए, ताकि वो चैप्टर अपना तुम स्ट्रॉन्ग कर सको और मैथ्स की जो कट ऑफ होती है वो इजीली तुम जो है क्लियर कर सको। तो इसमें देखेंगे कि इसमें ये चारों चैप्टर हमने कहा था कि ये सारे चैप्टर कंप्लीट करेंगे, जिसमें से प्रोबेबिलिटी चैप्टर जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं लगभग 1 घंटे में। और इसकी भी यही उम्मीद रहेगी कि स्टैटिस्टिक्स जो चैप्टर है वो भी हम जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लें। 1 घंटे के अंदर ही हो जाएगा, तो वीडियो में बने रहना। देखो भाई कैसे होगा। तुम्हें वन शॉट वीडियो देखनी है, जो एडवाइस मिलेगी वो एडवाइस को फॉलो करना है और जो अपना जो होमवर्क है उसको कंप्लीट करना है। और कट ऑफ इतनी मुश्किल नहीं होती भाई, मैं हमेशा कहता हूँ कट ऑफ बस तुम मेन चैप्टर जो है उस पर फोकस कर लो, उसके क्वेश्चंस लगा लो और हो जाएगा। कई बच्चों का क्या है कि ये कट ऑफ ही क्लियर नहीं होती। वो सोचते हैं कि कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे। बल्कि ना यार, तुम भी कभी भी अगर एनडी की तैयारी करने जाओ तो सबसे पहले मैथ्स उठाना चाहिए। और मैथ के अंदर तुम्हें जब तक कट ऑफ क्लियर नहीं हो रही ना तुम्हारी, जब तक जीईटी की तरफ जाना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो चलो आगे स्टार्ट करते हैं। तो भाई स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें कुछ बात बता दूं, जैसे कि ये जो चैप्टर है, हाँ मैं क्वेश्चंस लाया हूँ इस चैप्टर के भी, बट क्वेश्चंस इतने नहीं लाया मैं। मतलब बस तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए लाया हूँ, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो फैक्ट्स एंड फिगर चैप्टर है। ठीक है, मतलब फैक्ट्स एंड फिगर का है। तुम जितना ज़्यादा इस चीज़ की प्रैक्टिस करोगे ना, तुम्हारा उतना ज़्यादा ही क्लियर होता जाएगा। और ये चैप्टर जो है कई सारे बच्चे जो हैं छोड़ देते हैं, वो सोचते हैं कि यार स्टैटिस्टिक्स है, यहाँ से तो बहुत फॉर्मूले आएंगे, मतलब बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता यार। जितना मतलब ये चैप्टर कर रखा है ना, हुआ कर रखा है इसका, जितना सिलेबस के अंदर या पेपर के अंदर उतना नहीं होता भाई। बहुत आसान इसके अंदर क्वेश्चन आते हैं और इजीली सारे बन जाते हैं। तुम बस फॉर्मूला में रखो वैल्यूज और क्वेश्चन बन जाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि डिसकंटिन्यूअस क्लास जो होती है उसको कंटिन्यूअस कैसे करते हैं। तो इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है ये। अभी देखो, जैसे मान लो हमें क्लास मार्क्स दे रखे हैं। ठीक है, क्लास मार्क्स। ठीक है, तो हमें हमें मान लो कि ये क्लास मार्क्स दे रखे हैं। स्टार्टिंग में दे दिया 1 to 10। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम दिया हमें 11 to 20। एंड ऐसे ही कर करके सो ऑन। तो तुम देखोगे कि ये देखो, इसमें जो क्लास मार्क खत्म हो रहा है वो 10 पे हो रहा है, इसमें क्लास मार्क जो है 11 पे हो रहा है। तो ये जो है ये कोई कंटिन्यू नहीं हुआ, और कंटिन्यू हुआ तो इसका जो हमें मेन मीडियन मोड या जो भी निकालना होगा वो मुश्किल हो जाएगा निकालना। इसलिए हम सबसे पहले इसको जो है कॉन्टिन्यूस में वो करते हैं, चेंज करते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं कि जो लाइक जो अभी क्लास हम देख रहे हैं ना, जैसे ये वाली देख रहे हैं, तो इसकी जो लोअर लिमिट है डेट इज 11, उसको उसमें से माइनस कर देंगे जो पहले वाली प्रीवियस थी, प्रीवियस क्लास के अपर लिमिट को, लाइक 10। ठीक है, तो 11 - 10 एंड नीचे 2 कर देंगे। तो यानी यहाँ से आ गया 0.5। तो अभी ये जो 0.5 है ना, ये 0.5 हम क्या करेंगे, ये 0.5 हम 10 के अंदर तो ऐड कर देंगे और 11 के अंदर जो है माइनस कर देंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो इससे क्या होगा ना कि ऊपर वाली लिमिट जो 1 to 10 थी वो 1 to 10 हटके 1 to 10.5 हो जाएगी। और नीचे वाली में से हटाने के बाद यहाँ पे भी 10.5 आ जाएगा।
मुजारफ, हाँ। तो ये जो है ये भी 10.5 हो जाएगा। तो ये जो लिमिट थी ये भी 10.5 से 20 तक होगी। ठीक है, ऐसे काम करते हैं। तो कभी भी देखो तो क्लास मार्क्स को देखना कि खास तौर पे ऐसे हो क्लास मार्क्स। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं। आगे देखो यार, ये मीन का फॉर्मूला है। चुपचाप जितने तुम्हें फॉर्मूले दिखे ना, तुम उन सब फॉर्मूले को याद करते चलना। मीन का बहुत आसान होता है यार। मीन को हम एवरेज भी बोलते हैं, जिसे कि जो भी हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है और एक्स की वैल्यूज दे रखी है, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, नीचे सम ऑफ एफ आई आ जाएगा। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी तो जो एक्स की वैल्यू मतलब जितने भी दे रखी हैं उनको ऐड कर दो, और नीचे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं उससे डिवाइड कर दो, उससे जो है आपका मीन आ जाएगा। यही है। तो इसके साथ हम इसके क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन से और ज़्यादा समझ में आएगा। वैसे ही देख लो यार, एक कंबाइंड मीन जो है ये भी काफ़ी आता है। ठीक है, पेपर के अंदर ये इंपॉर्टेंट भी है भाई। लाइक मीन भी इंपॉर्टेंट है। मीन के बिना तुम आगे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे वेरिएंस के, स्टैंडर्ड वेरिएशन के, बट स्टैंडर्ड डेविएशन के। लेकिन जो है कंबाइंड मीन भी जो है इंपॉर्टेंट है। तो इसका फॉर्मूला देखो, यानी कंबाइंड मीन का मतलब है कि जो टोटल मीन होगा ना, वो मीन ऑफ फर्स्ट एंड नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ फर्स्ट। ठीक है, लाइक ये ऐसे नहीं बता सकता मैं। देखो मान लो दो कंपनी है अपने पास, फैक्ट्री फैक्ट्री मान लो फैक्ट्री ए है, फैक्ट्री बी है। अब जो फैक्ट्री ए है ना, वो 1000 प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस कर रही है, और उसकी जो एवरेज जो सेलिंग है ना वो 900 है। ठीक है, ऐसे ही जो फैक्ट्री बी है ना, जो फैक्ट्री बी भी प्रोड्यूस कर रही है मान लो 800, एंड उसकी जो मेन वैल्यू है ना वो है 650। तो कंबाइंड मीन के अंदर ये होगा कि दोनों फैक्ट्रीज को मिला के कितने जो प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, और उसकी जो मीन वैल्यू वो क्या आ रही है। ठीक है, उसका मीन क्या निकल रहा है। तो ये होता है। ये आगे चलो हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक ये देखो, चेंज ऑफ स्केल एंड चेंज ऑफ ओरिजिन। देखो यार, चेंज ऑफ स्केल मतलब मल्टीप्लाई या डिवाइड, और चेंज ऑफ ओरिजिन मतलब प्लस माइनस। ठीक है, अफेक्ट होते हैं इससे। चेंज ऑफ ओरिजिन में क्या होगा कि जितने भी हमें टर्म्स दे रखे हैं ना, अगर हम उस उनमें उन हर टर्म के अंदर जैसे कोई भी प्लस के वैल्यू कर देंगे, के कैन बी एन ए नंबर। ठीक है, +1 2 3 कुछ भी हो सकता है, या फिर -1 2 3। तो जो एक्चुअल जो मीन था ना, उसके अंदर से भी प्लस या माइनस वही के की वैल्यू जो है हो जाएगी, वो आपका नया मीन हो जाएगा। ठीक है, मान लो कि एक मीन था 1 to 10 है, एंड उसका मीन है लाइक इतना नहीं लेते, चलो 1 2 एंड 3। ठीक है, ये तीन टर्म है, और इनका मीन था 1 + 2 + 3 6 6 5 3 2। इनका मीन था 2। ठीक है, और बाद में क्या हुआ कि इन सब के अंदर 2 2 जो है ऐड कर दिया गया, यानी 1 की जगह अब हो गया 3, और 2 की जगह हो गया 4, और 3 की जगह हो गया 5। तो अब जो न्यू मीन जो आएगा ना, उसके अंदर भी सिर्फ +2 ऐड कर दो, डायरेक्ट वो आ जाएगा। जैसे 2 था तो 2 के अंदर अब +2 कर दो 4, वो आ गया अपना मीन, न्यू मीन। ऐसे ही चेंज ऑफ स्केल के अंदर होगा। चेंज ऑफ स्केल के अंदर कोई भी टर्म, कोई भी के नंबर है, वो हर टर्म से मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा, और तुम एक्चुअल जो मीन होगा ना उसको भी उसी के की वैल्यू से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देना। तो चलो क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले मीन के ऊपर। ठीक है, ये हमें एक्स और एफ की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, मीन का फॉर्मूला सिंपल सा था कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, एंड नीचे जो भी एफ है उन सबका सम आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले चलो सम निकाल लेते हैं। तो इनका सम आ गया n = 106। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, तो एक न्यू कॉलम आ गई। अब देखो क्वेश्चन कुछ भी नहीं बचा यार, ना हमने क्वेश्चन में कुछ किया है। हमने बस फॉर्मूले के अंदर जो था ना, फॉर्मूले के अंदर जो चाहिए वही निकालना है। एन की वैल्यू डायरेक्ट इनको ऐड किया, एफ एक्स में इन सबको मल्टीप्लाई किया, और अब इन सबको ऐड और करना है बस। ठीक है, दैट इज 2650। तो मीन की वैल्यू डायरेक्ट हो जाएगी 2650/106, दैट इज 25। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, कंबाइंड मीन का करते हैं। तो मान लो देखो, मान लो दो ग्रुप हैं, और एक फर्स्ट ग्रुप के जो मैन की वेजेज है वो है 75 रुपीज़, एंड सेकेंड ग्रुप की जो मैन की वेजेज है वो है 60 रुपीज़, और नंबर ऑफ वर्कर्स है 1000, एंड सेकेंड वन के अंदर है 1500।
तो देखो मैन की वेजेस यानी ये क्या है, ये मीन ही है एक तरह से। ये हम सबको कितना कितना दे रहे हैं एवरेजली, 75 तो दे ही रहे हैं और उसके अंदर 60 दे रहे हैं जब 1500 में। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला देखेंगे। तो पहले देखो गिवन डेटा क्या हो गया, एन 1000, एन टू 1500 एंड मीन हमें दे दिया। अब डायरेक्ट फॉर्मूला ये था, एन वन मीन ऑफ वन प्लस एन टू मीन ऑफ टू, नीचे नंबर एन वन प्लस एन टू। तो डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे एंड 66। ये जो था दोनों को मिला के जो है उनका एवरेज कंबाइन मीन आ रहा है। ठीक है, ऐसे करने होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई अभी पढ़ते हैं मीडियन। वैसे जनरली प्रॉब्लम जो होती है ना मीन मीडियन मोड के अंदर, वो सबसे ज़्यादा मीडियन की होती है। ठीक है, क्योंकि उसका फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। अदरवाइज मोड आसान है, मीन आसान है। और मीडियन के अंदर देखो यार, मीडियन का मतलब क्या होता है, यानी बीच। ठीक है, सात टर्म 7 टर्म्स थी तो उनका बीच की जो वैल्यूज होंगी वो अपनी मीडियन हो जाएंगी, और जो एवरेज होगा उनका वो अपना मीन हो जाएगा। और मोड उन 7 टर्म्स के अंदर अगर कोई टर्म बार बार रिपीट कर रही है तो वो मोस्ट रिपीटेड टर्म जो है वो अपनी मोड हो जाएगी। तो चलो मीडियन करते हैं। मीडियन देखो अभी दो चीज, लाइक दो टाइप्स के जो हैं ग्रुप होते हैं यार। ठीक है, एक होता है अनग्रुप्ड, एक होता है ग्रुप डेटा। तो उसके बेस पे होते हैं। ठीक है, देखो जब हमें कोई टेबल वगैरह दे रखी होगी, ठीक है, हमें एफ दे रखा हो, एक्स एक्स दे रखा हो, तो हम उसके अंदर जो है ये ग्रुप डेटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अभी जस्ट इस जो फॉर्मूले को है वो याद कर लो। इसकी हर एक जो चीज़ है, जैसे एल क्या है, एन क्या है, सी एफ क्या है, एच क्या है, वो सब क्लियर होगी क्वेश्चन के थ्रू। एंड ऐसे ही अनग्रुप डाटा के अंदर मतलब नॉर्मल तुम्हें टर्म दे रखी होंगी 5-6, और तुम्हें पूछ लेगा कि इसका वो बताओ, मीडियन बताओ। ठीक है, तो देखो अगर ओड ओड होंगी तो जितने भी नंबर ऑफ टर्म होंगे उसके अंदर 1 ऐड कर दो, डिवाइड बाई 2 कर दो, उसकी वो जो है बीच की यानी मीडियन वैल्यू निकलाएगी। अगर इवन होगी तो उस केस में 2 होंगी। ठीक है, मान लो जैसे 4 है, तो अब देखो ये 4 है, अब इसकी मीडियन वैल्यूज क्या होंगी, ये दोनों होंगी। सिर्फ इसको या फिर सिर्फ इसको जो है मैं नहीं कह सकता। ठीक है, तो वैसे इसकी n/2 और n+1/2 जो है मीडियन वैल्यू होगी। चलो आगे देखते हैं। अब इसका देखो चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल। देखो मेन मीडियन मोड जो है ना वो तीनों चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल से अफेक्ट होते हैं, यानी प्लस माइनस कुछ भी करोगे किसी भी टर्म से तो उसका जो मेन मीडियन या मोड होगा वो भी प्लस माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाएगा या प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अभी क्वेश्चन हमें दे रखा है, ये वेट दे दिया गया है, ये नंबर ऑफ एप्पल्स दे दिए गए हैं। ठीक है, कि 14 एप्पल थे, उसके 14 एप्पल के जो है 4102 420 ग्राम जो है वेट आ रहा है, ऐसे ही 20 का। और हमें टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स भी दे दिए। अभी मीडियन के लिए सबसे पहले देखो यार फॉर्मूला। ठीक है, L+n/2 माइनस सी एफ इंटू एच अपॉन एफ। अभी मैं बताता हूँ, ये जो L है ना, ये डेट इज L, ये होती है लोअर लिमिट। लोअर लिमिट, ठीक है। तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा लोअर लिमिट, यहाँ पे तो इतने सारे क्लास मार्क्स हैं, इनमें से किसकी लोअर लिमिट होगी है, तो ये होगी मीडियन क्लास की। ठीक है, और मीडियन क्लास कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो मीडियन क्लास वही होगी जो सबसे ज़्यादा जिसका एफ होगा, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। यानी इतने में से 54 जो है वो सबसे ज़्यादा आ रहा है, यानी ये वाली जो है वो मीडियन क्लास है। और इसका जो एल की वैल्यू होगी वो हो गई 440। अब बात करते हैं एन पे। ठीक है, एन यहाँ पे होता है टोटल फ्रीक्वेंसी। टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, 200। तो एन की वैल्यू हो गई 200। और सी एफ की हम बात करें तो सी एफ के लिए यहाँ पे एक कॉलम और बनता है। ठीक है, सी एफ निकालने का एक होता है, इसका बोलते हैं कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी जो फ्रीक्वेंसी है ना उसको ही। देखो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी जो होगी वो तो एज इट इज ऐसे की ऐसे आ जाएगी, 14 की 14। और जो सेकंड होगी ना, अब सेकंड कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए इन दोनों को ऐड कर दो और वो आ जाएगी अपनी सेकंड कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। ऐसे ही थर्ड के लिए इन तीनों को ऐड कर दो। ठीक है, ऐसे अपने सी एफ निकलेंगे।
और सी एफ किसका लेना है? तो ये जो फ्रीक्वेंसी थी ना, जो मीडियन क्लास थी, एक्चुअली में उस मीडियन क्लास से एक ऊपर वाली जो होगी वो अपनी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी होगी जो हमें चाहिए। एच जो होती है वो हाइट होती है, यानी गैप कितना इन दोनों के बीच में क्लास मार्क्स के अंदर, तो 10-10 का गैप है, तो यहाँ पे 10 जो है अपना एच हो जाएगा। तो जो है ऐसे जो है काम किया जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये अपनी मीडियम क्लास होगी जो मैंने बताया था। अब यहाँ से जो है ये एल निकलेगा अपना 440। उसके बाद 54 जो है वो अपना एफ होगा। सॉरी मैं तुम्हें एफ बताना भूल गया था। फ्रीक्वेंसी यानी जो भी मीडियम क्लास है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है एफ की वैल्यू है वो। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ऐसे ही जो सी एफ की वैल्यू मैंने कहा था कि फर्स्ट टर्म लिख देंगे, सेकेंड सी एफ लिखने के लिए पहले दो जो एफ थे उन दोनों को जोड़ देंगे। ऐसे ही थर्ड के लिए पहले थर्ड को जो है ऐड कर देंगे। एंड एक पहले वाली जो है अपनी सी एफ होगी, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, एंड अपना 200 है। एंड ये सारी वैल्यू मैंने आपको बता दी। अब डायरेक्ट फॉर्मूले में रखो एंड आंसर इज हेयर 444.44 ग्राम, जो इसका एवरेज जो है वो मीडियन हो गया। तो चलो अभी मोड की बात करते हैं। ठीक है, मोड की देखो यार सिंपल सी बात है। अगर अनग्रुप डाटा है, यानी कोई ग्रुप वगैरह नहीं दे रखा, कोई टेबल वगैरह नहीं बना रखी, तो उसके अंदर मोड क्या होगा? तो यानी मान लो जैसे मैंने देखा तुम्हें 1 2 2 2 3 4 5 6 2 2 2 7 8 9 ये टर्म्स दे रखी हैं। तो इन टर्म्स के अंदर टू जो टर्म थी वो बार बार रिपीट हुई थी, तो उस डेटा का जो मोड होगा वो टू होगा। ठीक है, ग्रुप के अंदर ये जो है फॉर्मूला लग जाएगा। ये होगा F1 F0 F2 H और L। आसान ही है फॉर्मूला, क्योंकि इसके अंदर हमें जो मतलब क्या निकालनी तो क्या ही होती है यार, लोअर लिमिट हमें दी होती है, एच भी हमें पता होता है, और मॉडल क्लास आइडेंटिफाई करके उसको F1 F0 और F2 बस बताना होता है। ये रिलेशनशिप आप लोग जो है याद रखना। ठीक है, मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन एंड -2 मीन। इंपॉर्टेंट है, कई बार इस पे क्वेश्चन जो है वो आ जाता है। अभी ये देखो, ये भी चेंज, ये सॉरी मैंने आपको कहा था कि मोड मीन मीन मीडियन मोड तीनों जो हैं चेंज ऑफ ओरिजिन पे जो है अफेक्ट होते हैं, बट जो मोड होता है ये चेंज ऑफ स्केल से जो है अफेक्ट नहीं होता। यानी मान लो तुम्हें बार बार अगर किसी टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हो, अगर कोई नंबर तुमने हर टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका जो है मोड जो है वो अनअफेक्टेड रहेगा, वो अफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि प्लस माइनस के केस में ऐसा होगा। तो चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। एक ये जो है ये याद रखना, मोड कैन बी कंप्यूटेड विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। ठीक है यार, ये जो मैं तुम्हें पर्सनली कुछ कुछ लाइनें ला के दे रहा हूँ ना, ये इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन फंस सकता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अनइम्पोर्टेंट में कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि खुद मैं जब प्रिपरेशन करता रहा यार, इतना सारा स्टफ होता था, उसके अंदर से सिलेक्ट करना कि क्या तुम्हें पढ़ना है क्या तुम्हें छोड़ना है। ये वो कहते हैं ना कि एनडीए का पेपर अगर तुम्हें क्रैक करना है ना, सबसे पहले ये नहीं कि तुम्हें क्या क्या तुम्हें आता है, सबसे पहले तुम्हें ये सोचना पड़ेगा तुम्हें क्या क्या नहीं करना, क्या क्या छोड़ना है। ठीक है, क्या क्या जो है एक्स्ट्रा स्टफ है, ताकि उस चीज़ों को अगर तुम छोड़ोगे तो तुम अपने एग्जाम को क्लियर करने की तरफ आराम से इजीली आगे बढ़ पाओगे विदाउट एनी बर्डन, जिससे आपकी पर्सनैलिटी साथ में ग्रोथ होगी। तो आपकी जो पर्सनैलिटी बढ़ेगी तो एसएसबी के लिए इजी होगा। ठीक है, एंड इज नॉट ओनली अबाउट द रिटन एग्जाम। ठीक है, सबको पता है एसएसबी जो है वो मेन होती है। तो चलो आगे क्वेश्चन करते हैं। मान लो पहले वाले एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, नंबर ऑफ एप्पल्स एंड वेट का। तो अभी फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या था? एल प्लस F1 F0, ये वाला। ठीक है, तो इसके अंदर देखो हमें आइडेंटिफाई करना है F1 F0 और F2। ठीक है, उसके लिए भी सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होगा मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास भी वही होगी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा आ रही होगी, यानी ये वाली जो है वो अपनी मॉडल क्लास है। ठीक है, उसके बाद जो मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसे हम F1 दे देंगे, और उससे जो ऊपर वाली होगी प्रीवियस वाली फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम बोल देंगे F0, और उससे जो आगे वाली होगी उसको हम बोल देंगे F2। एच हाइट कितनी है? 10 है, लोअर लिमिट 440 है, फॉर्मूले में पुट करो एंड आंसर आपके सामने 445.7142 ग्राम। ठीक है, तो ऐसे होते हैं यार, मीन मीडियन मोड निकालना हमने सीख लिया। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी
अभी देखो यार, ध्यान से सुनना। मेन लाइक स्टैटिस्टिक्स के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट तो यही था, मीन, मीडियन एंड मोड, ठीक है। लेकिन उसके अलावा भी कोई सारी चीज़ें होती है जो आपको आनी चाहिए। मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, और वेरिएंस, ठीक है। उसके अलावा रिग्रेशन वगैरह, लाइंस ऑफ रिग्रेशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको आनी चाहिए, और उसके ऊपर मैं जो है ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लाया, क्योंकि वो मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूं, अगर आप उसकी प्रैक्टिस करोगे तो वो चीज़ें आपकी क्लियर होती चलेंगी, वरना नहीं होंगी। तो मैं सिर्फ तुम्हें फॉर्मूले बताऊंगा, फॉर्मूले बस याद करना। और फिर तुम, अगर तुम जाओगे ना, देखो यार, लाने में मैं क्वेश्चन ला सकता रहा, मेरे लिए कोई बड़ी डील नहीं थी, लेकिन मैं इसीलिए नहीं लाया ताकि तुम सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले देखो। उसके बेस पे अगर तुम क्वेश्चन करने जाते हो, अगर तुम मान लो 5 क्वेश्चन तुमने करने की ट्राई की है, उसके अंदर से तुमने 3 क्वेश्चन कर दिए, तो जो कॉन्फिडेंस तुम्हारा बूस्ट होगा ना कि सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले से तुम क्वेश्चन बना पा रहे हो, ठीक है, वो तुम्हें एक अलग ही अपनी जो है स्पिरिट को हाई कर देगा, कि भाई हाँ, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होएगा। तो वही चीज़ मैं चाहता हूँ, और वैसे ही क्वेश्चन जो है वो निकलना स्टार्ट होंगे। तो ये देखो, मेन डेविएशन जो है वो दो टाइप्स के हो सकते हैं। या तो हो सकते हैं वो अबाउट मीन के, या फिर वो हो सकते हैं अबाउट मीडियन के। मीन के होंगे तो क्या होगा, सम ऑफ एफ आई, और इनटू में अब की बार देखो, मीन का इजी था, सम ऑफ एफ आई एक्स आई ओवर में सम ऑफ एफ आई होता था, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, सम ऑफ एफ आई इंटू में एक्स आई माइनस एक्स, लाइक मीन, मीन, ठीक है, उसका सम। तो ये एक और हमें जो है कॉलम बनाना पड़ेगा, और इसमें नीचे मीन की जगह जो है वो मीडियन आ जाएगा, ठीक है। इसके भी क्वेश्चन करेंगे, हो जाएगा। ये देखो, मीन डेविएशन जो है लिस्ट है व्हेन इट इज मेजर्ड अबाउट मीडियन, ठीक है। ये जो लाइंस नोट लेके आ रहा हूँ मैं, इसको प्लीज ध्यान के अंदर रखिएगा, क्योंकि ये जो है यही वो चीज़ है जो कई बार स्टेटमेंट की फॉर्म में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। चेंज ऑफ स्केल, चेंज ऑफ ओरिजिन, दोनों पे ये जो है अफेक्ट होता है, यानी कभी प्लस माइनस या मल्टीप्लाई डिवाइड का टर्म करोगे तो फाइनल जो आपका मीन डेविएशन होगा अबाउट मीन या मीडियन के, वो भी जो है अफेक्ट हो जाएगा। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी देखो, जैसे हमें टर्म्स दे दिए 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8, 12, ठीक है। तो मैं इससे क्वेश्चन ऐसा आया, मीन डेविएशन अबाउट मीन, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसका मीन निकाल लेंगे। तो मीन निकालने के लिए क्या है, इन सबको ऐड कर दो, ठीक है। उसको डिवाइड कर दो, कितने नंबर ऑफ टर्म है, 3, 3, 6, 7, 8, 8 से जो है डिवाइड कर दो, तो ये जो है मीन डेविएशन अबाउट मीन निकलाएगा, डेट इज 9। अभी फॉर्मूला देखो, अरे यार सारे हो गए। तो देखो, इसके अंदर जो है एफ आई है नहीं, ठीक है, ये अनग्रुप डेटा था, तो ये देख लो। तो एक्स आई तो हमें दे रखा था, ठीक है, और मीन हमने निकाल लिया 9, तो 6 - 9। इसके अंदर एक चीज़ और याद रखना, इसके अंदर जो है साइन जो है उसको मत लेना, चाहे प्लस आ रहा हो माइनस आ रहा हो। ये देखो, ये बाहर जो बार लगा हुआ है ना, ये बार, ये इसीलिए लगा हुआ है ताकि प्लस, प्लस है तो प्लस रखिएगा, माइनस का साइन है तो उसको प्लस का साइन कर देगा, ठीक है। तो लास्ट में फिर ये जो कॉलम है ना, इसको ऐड कर दो और डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स से, दैट इज 22/8। और अगर यहाँ पे टर्म्स नहीं होती, फ्रीक्वेंसी भी होती, तो नीचे टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी आ जाती, ठीक है, उसको ऐड कर देते। तो अभी देखो यार, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये वेरिएंस, ठीक है। वेरिएंस जिसको हम सिग्मा से जो है डिनोट करते हैं, इसके जो है 10 टाइप के फॉर्मूले हम कह सकते हैं। इंपॉर्टेंट तो यही वाला है, ठीक है। बाकी कई बार इस फॉर्म के अंदर भी जो है आपका यूज़ आ जाता है। तो देखो, मैं बता देता हूँ ये चीज़ है क्या। एक्स आई, यानी जो भी एक्स की वैल्यूज़ हमें दे रखी हुई, वो उसमें से मीन को जो है माइनस कर दो और उसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। नीचे टोटल नंबर ऑफ टर्म आ जाएगा। ये किसके लिए होगा, ये होगा अनग्रुप डेटा के लिए, ठीक है। और ये वाला देखो, इसके अंदर क्या है, ये हमें कई बार स्टेटमेंट दे रखी होगी कि जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं उनका सम कितना है। तो ऐसे अगर जब हमें दे रखा होगा तो उसके अंदर हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स आई वही अपनी जो टर्म है वही है, उनका स्क्वायर करते जाएंगे। यानी एक्स आई एक कॉलम था, ठीक है, जैसे हमने पहले देखा 2, 6, 7, 9, 14, 13 ऐसे कुछ। अब उसी को लाइक स्क्वायर करके एक और वो बना दो कॉलम,
जैसे 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 6 का 36, ऐसे एक कॉलम बनेगा, उसका सम कर दो, नीचे टोटल नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दो, फिर माइनस सम ऑफ एक्स आई, टोटल नंबर ऑफ जो मतलब टोटल एक्स आई जो थे उन सबको ऐड करो और उसका स्क्वायर करके फिर एन से डिवाइड कर दो। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला। फिर ये वाला फॉर्मूला तब के लिए जब हमें फ्रीक्वेंसी भी साथ में दे रखी हो। ठीक है, चेंज ऑफ ओरिजिन पे जो है ये डिपेंड नहीं करता, अफेक्ट नहीं होता, चेंज ऑफ स्केल से जो है अफेक्ट होता है। और एक बात और याद रखना, ये देखो इसके अंदर जो है ना, वेरिएंस के अंदर यहाँ पे स्क्वायर है, सिग्मा स्क्वायर है, ओनली सिग्मा नहीं है। ठीक है, यानी अगर कोई भी नंबर को हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं ईच टर्म से, तो जो वेरिएंस होगा ना उसको के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर देना। जैसे जो हमें क्लास मार्क्स जो हमें दे रखे थे, ठीक है, उस क्लास मार्क्स के अंदर जैसे हमने हर टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो फाइनल जो वेरिएंस होगा ना उसको हम 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, उसको हम 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इतनी सी थी। स्टैंडर्ड डेविएशन देखो भाई, बहुत इजी चीज़ है स्टैंडर्ड डेविएशन। तुम वेरिएंस निकाल लो और उसका रूट कर दो, तो वो जो है अपना स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। अभी स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो भी ओरिजिन पे डिपेंड नहीं करता, स्केल पे डिपेंड करता है। इसे तुम ऐसे भी याद रख सकते हो कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो वेरिएंस का रूट करना पड़ेगा, वेरिएंस का रूट करना पड़ेगा तो वेरिएंस वाली प्रॉपर्टी तुम ऐसे सोच के कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर देखो, इसके अंदर जो है स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको हम सिग्मा से भी ऐसे डिनोट करते हैं। तो ये जस्ट सिग्मा है, तो इसके लिए अगर कोई भी के से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ईच टर्म अगर के से मल्टीप्लाई हो रही है तो उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो भी के से ही मल्टीप्लाई होगा, उसके लिए के स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है। एक ये जो है इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है, मीन डेविएशन इक्वल्स टू 4/5 स्टैंडर्ड डेविएशन। डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ इसके ऊपर, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट होता है अपना कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, ये अपना कुछ नहीं होता, स्टैंडर्ड डेविएशन को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे मीन से डिवाइड कर दो, यहाँ से अपना जो है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकलाता है। ये जो है ना चेंज ऑफ ओरिजिन पे डिपेंड करता है ना चेंज ऑफ स्केल के ऊपर। ठीक है, ये तुम देखोगे ना, ये एक तरह से वो है परसेंटेज टाइप निकल रहा है। ठीक है, तो इसलिए जो है ये किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, आगे करते हैं रेंज। तो भाई रेंज की बात कर लें, रेंज के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार जो है आ जाते हैं, फंस जाते हैं। तो एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना, उसमें से एक्स की जो है मिनिमम वैल्यू को माइनस कर दो, वो आपकी रेंज निकल आएगी। जैसे अपने पास जो टर्म्स दे रखे वो दे रखे 1, 3, 6, 9, 10, 15। ठीक है, तो अभी इसकी रेंज क्या होगी? एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 15। मिनिमम वैल्यू कितनी है? 1। तो 15 माइनस 1, 14, दैट इज अवर रेंज। आगे बढ़ते हैं, तो रिग्रेशन कोफिशिएंट। ठीक है, ये भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और मैं जब स्टैटिस्टिक्स को पढ़ता था, यही जो चीज़ें थी, मतलब यहाँ से पहले वाला मैं सब कर लेता था, यहाँ से मेरे को प्रॉब्लम जो है स्टार्ट होती थी। पहले आपको ऐसा नहीं होगा। ठीक है, रिग्रेशन ऑफ कोफिशिएंट जो है उसको लाइक दो वैल्यूज़ को बोलते हैं, जैसे कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना एक्स कोमा वाई, तुम वैसे ही मान के चल सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये आगे चल के लाइन का भी काम करेंगे, तो तुम जैसे एक्स कोमा वाई है वैसे ही इनको मान सकते हो। तो बी एक्स वाई और बी वाई एक्स, इसको बोलते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है वो होता है आर। और ये तीनों जो है ना, ये एक दूसरे से जो है लिंक होते हैं। यानी मान लो तुम्हें किसी क्वेश्चन के अंदर बी एक्स वाई की वैल्यू पॉजिटिव दे रखी है, तो दूसरी जो बी वाई एक्स है ना, वो जो आर की वैल्यू होगी वो भी पॉजिटिव होगी ही होगी। ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई एक पॉजिटिव होगा बाकी दो नेगेटिव होंगे, नहीं। अगर पॉजिटिव है तो तीनों पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव है तो तीनों नेगेटिव होंगे, ये कंपलसरी है। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन के अंदर ऐसे ऑप्शन को भी अगर तुम्हें हटाना हो ना, दो ऑप्शन दे रखे होंगे, एक के अंदर होगा पॉजिटिव जो तुमने आर की वैल्यू निकाली है, और एक के अंदर आर की वैल्यू होगी नेगेटिव, तो तुम देखना बी एक्स वाई और बी वाई एक्स पॉजिटिव थे या नेगेटिव थे। ठीक है, ये सिंपल सा एक फॉर्मूला है, आर स्क्वायर इक्वल्स टू बी एक्स वाई इंटू में बी वाई एक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज ज्योमेट्रिक ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट। ठीक है, ये बताने की जरूरत नहीं है मेरे को। ठीक है, तुम समझो, जैसे अरिथमेटिक मीन जो होता है, जैसे जी ज्योमेट्रिक मीन जो होता है वो इक्वल्स टू क्या होता है? अरिथमेटिक मीन इंटू में हार्मोनिक मीन। ठीक है, तो ये मान लो,
तो वहाँ से जो है एक रिलेशन आता है, ये जी स्क्वेयर इक्वल्स टू ए एच। ए यानी अरिथमेटिक मीन, एच यानी हार्मोनिक मीन। यहाँ पे जो जी का काम जो है वो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कर रहा है, अरिथमेटिक मीन का जो काम है और हार्मोनिक मीन का काम है वो कर रहे हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। ठीक है, वैसे तुम याद रख लेना, स्टेटमेंट से कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। तो भी देखो कोवेरियंस, ठीक है, तो कोवेरियंस भाई कुछ भी नहीं है, एक्स, ये देखो फॉर्मूला याद रख लेना बस तुम, हो जाएगा। एक्स की आई जो होंगे उसमें से मीन की वैल्यू जो है उसको माइनस करके एक नया कॉलम बनाना, और वाई आई है उसमें से वाई मीन की वैल्यू माइनस करके एक कॉलम बनाना, उनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना, डिवाइड कर लेना एन से, अपना निकल जाएगा। अभी देखो ऐसे कोवेरियंस, कोवेरियंस को क्या मतलब आर से डिनोट नहीं, तो आर को आर के वाले एक्स को वाई, इसका भी ये जो फॉर्मूला होता है ये निकल के आता है। ठीक है, इस फॉर्मूले को भी याद रखना, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ठीक है, कोवेरियंस एक्स कोमा वाई, यहाँ से जो है आर की अगर कोफिशिएंट कोरिलेशन निकालने हैं तो वो कैसे निकलेंगे। अब ये देखो, आर की अगर वैल्यू 1 है ना तो मान लो परफेक्ट पॉजिटिव है। ठीक है, ये अभी तुम सोच रहे हो कि परफेक्ट पॉजिटिव क्या बोल रहा हूँ मैं क्या नहीं, ये तुम क्वेश्चन करने जाना भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने जाना, वहाँ पे तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि सिर्फ मैं बोलता जाऊंगा उससे समझ में नहीं आएगा, ये तुम करके देखोगे तब समझ में आएगा। ठीक है, आर की वैल्यू 0 होगी तो कोई को रिलेशन नहीं बनेगा, और आर की वैल्यू अगर 1 है तो को रिलेशन जो बनेगा वो परफेक्ट पॉजिटिव बनेगा, और आर की वैल्यू अगर -1 है तो परफेक्ट नेगेटिव जो है को रिलेशन बनेगा। और ये एक और पॉइंट याद रखना, जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो इंडिपेंडेंट होता है चेंज ऑफ स्केल से और ओरिजिन से, यानी उसके ऊपर कोई डिपेंड, मतलब किसी के ऊपर वो डिपेंड नहीं करता। आगे पढ़ लेते हैं लाइन ऑफ रिग्रेशन, ये जो है ये भी इम्पोर्टेंट है भाई। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक मान के चलो इस चैप्टर का, लाइन्स ऑफ रिग्रेशन। ठीक है, ये कुछ भी नहीं है यार, देखो जैसे अपनी वो थी ना लाइंस की इक्वेशन, ये वैसी है, y माइनस वाई, ये स्लोप हो गई, ये x माइनस एक्स की वैल्यू, ठीक है वैसे हो गया। तो y माइनस मीन इक्वल्स टू ये अपना कोफिशिएंट कोरिलेशन, और सिग्मा x यानी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, और x माइनस एक्स का मीन। ठीक है, लाइन ऑफ रिग्रेशन जब y ऑन x होगा तो y माइनस वाई आ जाएगा, जब रिग्रेशन ऑफ x ऑन y होगा, ठीक है, एक्स ऑन वाई होगा तो यहाँ पे स्टार्टिंग में एक्स माइनस मीन आ जाएगा, और यहाँ पे फॉर्मूले में वाई माइनस यहाँ पे मीन आ जाएगा। ठीक है, वेट अ सेकेंड, ये जो है ये मीन आ जाएगा। ठीक है, अभी देखो कई बार टेंजेंट थीटा यानी थीटा की वैल्यू निकालनी आ जाती है, एंगल निकालने आ जाते हैं, जैसे दो लाइन दे रखी है हमें, लाइन ऑफ रिग्रेशन, उसके बीच में जो है हमें एंगल निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा, उसका फॉर्मूला ये होता है टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का स्क्वायर डिवाइड बाय में कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इनटू में आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, नीचे आ जाएगा स्टैंडर्ड, यहाँ प्लस आएगा। ठीक है, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो रखी है, यहाँ पे प्लस। ठीक है, ये फॉर्मूला आ जाएगा। अभी देखो, अभी कुछ चीज़ें देखो, अगर आर की वैल्यू अगर 0 है ना, आर की 0 यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा इन्फानाइट, और इन्फानाइट कब होता है, जब थीटा की वैल्यू पाई/2 होती है टेंजेंट थीटा में। ठीक है, और अगर टू वेरिएबल्स जो हैं अनकोरिलेटेड हैं, ये हमें स्टेटमेंट दे रखी है, तो वो लाइंस जो हैं परपेंडिकुलर होंगी, और आर की वैल्यू अगर +1 है तो थीटा की वैल्यू 0, और आर की वैल्यू अगर -1 है तो थीटा की वैल्यू पाई। एंगल निकालने के लिए डायरेक्ट ये याद रख लेना। अब ये चीज़ देखो, स्टार्टिंग में तुम्हें क्वेश्चन आया होगा कि बी एक्स वाई और बी वाई एक्स कैसे निकालने हैं। ठीक है, तो ये निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला ये है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। और ये जो मैंने तुम्हें बताया था फॉर्मूला, इसके अंदर देखो, इसके अंदर अगर बी एक्स की वैल्यू जो है 1 से बड़ी है, ठीक है, तो बी वाई एक्स की वैल्यू जो है 1 से छोटी होगी। ठीक है, ये याद रखना। और बी एक्स वाई प्लस बी वाई एक्स
over 2 is always greater than coefficient of correlation। ठीक है, इसको याद रखना। तो भाई ये था अपना चैप्टर स्टैटिस्टिक्स, पूरा पूरा हो गया। ठीक है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, मेरे को पता है। वेल अभी देखो, मैं अभी वही बात है कि काम तो हो गया, अब तुम्हें होमवर्क। ठीक है, अब मेरी जिम्मेदारी हुई पूरी, अब तुम्हारी जिम्मेदारी का वो है टाइम है कि तुम अपनी कितनी जिम्मेदारी करते हो। तो देखो यार, इसके अंदर मैंने क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं दिए थे। तो सबसे पहले क्या करना है तुम्हें, तुमने अगर एक बार क्वेश्चन देख लिए तो इसके जो ये नोट्स है ना, इन नोट्स को 3 से 4 बार अच्छे से रिवाइज करना है। ठीक है, ताकि तुम्हारी जो है चीज़ें जो हैं क्लियर हो जाएं। उसके बाद जो फॉर्मूलाज थे, सारे फॉर्मूलाज को याद कर लेना। फॉर्मूलाज बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए सारे के सारे, कि अगर मैं एक बार पूछूं कि क्या है इसका, तो डायरेक्ट आपके मन के अंदर आए कि हाँ इसका तो ये है। क्योंकि देखो, इस चैप्टर के अंदर जितने ज़्यादा आपको फॉर्मूले क्लियर होंगे ना, और जितनी ज़्यादा आपकी स्पीड होगी, उतने ज़्यादा ये जो है आपको नंबर दिलाएगा। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है, मतलब इसके जो क्वेश्चन जो है काफ़ी इजी आते हैं। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या करना है तुम्हें, तुम्हें जाना है अपने उस पे, टेस्ट सीरीज होगी तुम्हारे पास। जैसे मैंने पिछली वीडियो में तुम्हें दिखाया था कि तुम वो 2 बुक जो है वो प्रेफर कर सकते हो, या वैसे वैसे कोई भी बुक्स जो है वो तुम प्रेफर कर सकते हो। तो वहाँ से जो है स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस लगाने हैं। ठीक है, मान के चलो फिर एक हफ्ते के अंदर तुम 50 क्वेश्चन लगा लेना। ठीक है, 50 क्वेश्चन कोई ज़्यादा नहीं है भाई, ये डन होने चाहिए। और उसके बाद भी अगर तुम्हें टाइम बचे तो मैंने तुम्हें बताया था, टेक्स्ट बुक नाम का एक जो ऐप होता है वो डाउनलोड कर लेना भाई, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ से भी जो है क्वेश्चन जितने भी होंगे, 10 होंगे 20 होंगे, वो क्वेश्चन जो है तुम लगा लेना। उसके बाद ये जो है चैप्टर तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। इस चैप्टर के अंदर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो वेल, इस वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद गाइस। आई होप जिसने वीडियो देखी होगी उसे ये चैप्टर समझ में आया होगा, और काफ़ी कम टाइम के अंदर आपको ये चैप्टर क्लियर कराया गया है। अब बस आप क्वेश्चन करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, वो जो है आपको रिजल्ट देगी। ठीक है, तो आई होप सब जो है अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। और मैं भी चाहूँगा यार कि अपने प्रिपरेशन करते रहियो, मतलब करते रहें। जैसे कि माहौल चल रहे हैं, मैंने आपको काफ़ी बार मेरे दोस्तों को भी मैं कहता था कि अभी जो सिचुएशन चल रही है ना, कि पूरी दुनिया के अंदर वॉर चल रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, और अपने खुद के जो हैं इतने ज़्यादा नेबर्स के साथ वो चल रहे हैं, तो मेरे को लग रहा था कि कहीं ना कहीं वॉर की स्टार्टिंग हो सकती है। अभी जो है सिचुएशंस जो हैं वो सच में बिल्कुल भी ठीक नहीं है। देखो, जो इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं ना वो ठीक है। कोई भी कंट्री जो है वो नहीं चाहती कि उसका वॉर हो, क्योंकि वॉर जो होता है ना वो कंप्लीट जो वहाँ का यूथ होता है उसके अफेक्ट करता है, वहाँ की इकोनॉमी है जो है उसको अफेक्ट करता है। और उसके अंदर जितनी भी डेवलपमेंट हुई थी ना, टेक्नोलॉजी थी, डेवलपमेंट थी, ट्रेड था, उसको बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर देता है, बिल्कुल उजाड़ के रख देता है। लोगों की फैमिलियाँ बर्बाद हो जाती हैं, कंट्री की जीडीपी गिर जाती है। ठीक है, बहुत सारा खर्चा जो है वो डिफेंस की तरफ चला जाता है, जो कि जाना चाहिए, लेकिन वॉर लाइक सिचुएशन के अंदर दैट इज डिफरेंट थिंग। मैं कभी भी वॉर को सजेस्ट नहीं करता। मैं क्या, कोई भी नहीं करेगा भाई। जैसे अपने अ, वो थे फील्ड मार्शल सैम मानिक शो थे, वो भी कहते थे कि भाई वॉर जो नहीं है, वॉर वॉर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जितना उसके वॉर अवॉइड करनी चाहिए। वेल, वॉर होगी या नहीं होगी वो अपने हाथ में नहीं है, बट अपने हाथ में एक चीज़ है, मेहनत। और तुम एक चीज़ याद रखना भाई, अगर वॉर होगी ना तो तुम उस वॉर के अंदर हो। ठीक है, तुम्हें वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुमसे अच्छा जो है वहाँ पे कोई गाइड नहीं कर सकता, और तुम्हारी जरूरत वहाँ पे है ना कि तुम्हारे घर के अंदर। अगर लेट के देख रहे हो तो भाई खड़े होके आराम से देखनी थी ये वीडियो, क्योंकि तेरी जरूरत वहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। तो समझो भाई। आई होप वीडियो पसंद आई हो। वेल चलो, बाय, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं भाई अगले हफ्ते। इस हफ्ते का जो काम है वो आप अच्छे से अपना जो काम कर लेना, और ऐसे ही तैयारी करते रहना। ठीक है, ओके गाइस, बाय बाय।